22 अक्टूबर 2025 को भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में एक टेरर अटैक होता है जिसमें करीबन 22 इंसानों की जान चली जाती है। ये वाक़या ज़िला अनंतनाग के इलाके पहलगाम में होता है और पहलगाम की एक खूबसूरत वैली है जिसे बैसरन वैली कहा जाता है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल से करीबन 200 किलोमीटर दूर है। ये खूबसूरत इलाका सनोबर और देवदार के जंगलों से घिरा पड़ा है और इसके पीछे जो पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले हैं और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस इलाके को जन्नतनुमा बनाती हैं। और इस जो बैसरन वैली है इसके इर्द गिर्द एक बाड़ लगी है और जिसमें हमेशा सियाहों का बहुत ज़्यादा रश होता है। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर 2 बजे इन्हीं सनोबर और देवदार के घने जंगलों से 4 से 5 मिलिटेंट असलहा से लेस होकर इस बैसरन वैली में आते हैं और लोगों से नाम पूछ कर लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। और यूं ये खूनी खेल 3 बजे से पहले अपने अंजाम को पहुंचता है। 3 बजे से पहले इन दहशतगर्दों ने अपना खूनी खेल मुकम्मल करके वापस उन्हीं जंगलों की राह ली जो आज तक किसी मंजरनामे में नहीं है और आज तक भारत के जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो इनको ढूंढने में नाकाम है। अब सवाल यह है कि इतना पुरहजूम इलाका जहां पूरे भारत से यहाँ पर लोग इस खूबसूरत वैली को देखने आते हैं, वहाँ सिक्योरिटी का इतना बड़ा फेलियर कि 1 घंटे तक खूनी खेल का जारी रहना और फिर उन मिलिटेंट का वहाँ से निकल जाना, ये भारत की इंटेलिजेंस और भारत की जो सिक्योरिटी है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन होता इसके बिल्कुल बरक्स है। इस वाक़े के कुछ ही देर बाद इंडियन मीडिया इस अपनी सिक्योरिटी फेलियर पे अपनी सरकार और अपनी इंटेलिजेंस अदारों से सवाल करने के बजाय इस तमाम वाक़े का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे लगाते हैं। अब होता यह है कि ये वाक़या पेश आने के 2 घंटे बाद यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है क्योंकि बैसरन वैली एक ऐसा इलाका है जहाँ तक रोड नहीं जाती और आप ट्रैफिक के ज़रिए वहाँ तक नहीं जा सकते और वहाँ तक जाने के लिए या तो आपको पैदल जाना होगा और या आपको घोड़ों का सहारा लेना होगा और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको करीबन 2 घंटे लगते हैं। और इसका मतलब ये है कि वहाँ रेस्क्यू या कोई इन्वेस्टिगेशन का जो ऑपरेशन है वो 2 घंटे के बाद शुरू हुआ। लेकिन अगर हम देखें उस 22 अप्रैल की 3 बजे से ही इंडिया के मीडिया ने ऐलान जंग कर दिया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इतने कॉन्फिडेंट के साथ ये कह रहे थे कि ये वाक़या पाकिस्तान ने करवाया। अब सवाल ये है कि अगर ये वाक़या पाकिस्तान ने ही करवाया है जिस तरह इंडियन मीडिया बता रहा है तो उससे ये लगता है कि इंडिया की जो डीप स्टेट है, इंडिया की जो इंटेलिजेंस है और मीडिया है, उन तमाम फैक्टर्स को इस वाक़े के होने का पता है और जब ये वाक़या हुआ तो उन्होंने एकदम से इसे नशर कर लिया। इस वाक़े के बाद होने वाले इन वाक़यात को हम बुनियाद बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्लान्ड एक ट्रेजेडी थी और जिसको अपने मज़मूम मकासद के लिए जो मोदी सरकार है वो इस्तेमाल कर सकती है और अभी तक कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मिलिट्राइज जोन में जहाँ 7 लाख की फ़ौजी छावनी है वहाँ 4 से 5 दहशतगर्द कैसे LOC से 200 किलोमीटर भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जाते हैं, वहाँ ये खूनी खेल कर 26 इंसानों का कत्ल करते हैं और उसके बाद वहाँ से मंजर से गायब हो जाते हैं, अभी तक नहीं मिले। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वाक़े को गुजरे हुए करीबन 20 दिन हो चुके लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है। इंडियन मीडिया और इंडियन सरकार के मुताबिक अगर ये पाकिस्तान ने करवाया है तो यकीनन वो अपनी फेलियर को वो तस्लीम कर रहे हैं। इंडिया की इंटेलिजेंस, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी और इंडिया के दीगर जो सिक्योरिटी अदारे हैं उन तमाम का ही फेलियर है। इन तमाम फेलियर्स को छुपाने के लिए पूरा वाक़या पाकिस्तान पर डाल दिया। इस पूरी स्टोरी के पीछे उन्होंने अपनी फेलियर को छुपाने की एक कोशिश की। इस वाक़े को बुनियाद बनाते हुए अपने मज़मूम मकासद का हुसूल उन्होंने शुरू कर दिया। अगर ये वाक़या पाकिस्तान ने करवाया है तो पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जो BJP है और उसके हार्डलाइनर्स हैं उन्हें तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। उन्होंने तो इस वाक़े के फ़ौरन बाद जो उनके जो मज़मूम मकासद थे उनको पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने फ़ौरन इंडस वाटर ट्रीटी जो उन्होंने यूनिलैटरली उन्होंने एक तरफ़ा उसे मुअत्तल कर दिया और दूसरा एक ऐसा घिनौना अमल कि पाकिस्तान के जो शहरी हिंदुस्तान में मौजूद थे उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि वो हिंदुस्तान की सरजमीन को छोड़ के चले जाएं। इसमें वो लोग शामिल थे, वो पाकिस्तानी औरतें शामिल थी जिनकी शादियां हुई थी हिंदुस्तान में, उनको भी नहीं बख्शा गया। और वो लोग जो पाकिस्तान के वो मरीज़ जो हिंदुस्तान के अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे उन्हें भी 48 घंटों के अंदर हिंदुस्तान की सरजमीन छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। इन तमाम चीज़ों को हम देख के ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इस पहलगाम टेरर अटैक का जो हो रहा है वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को हो रहा है और हिंदुस्तान के उस हिंदुत्व के उस हार्डलाइनर
उस रजीम को हो रहा है। इस वाक़े के फ़ौरन बाद हिंदू मुस्लिम तनाज़ात शुरू हो गए। कश्मीर में ऑपरेशन के नाम से लोगों के घर मिस्मार किए गए और यूँ भारत की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हॉस्टलों के अंदर जो मुस्लिम स्टूडेंट थे उनको वहाँ से बेदखल करके उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। और ये वो तमाम वाक़यात हैं जो बीजेपी के हार्डलाइनर हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ करते आ रहे हैं। और इन तमाम बातों से हम ये कह सकते हैं कि ये जो वाक़या है ये पूरे तरीके से हिंदुस्तान की सरकार, मोदी की सरकार को सपोर्ट कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने इसको डिनाई किया और इसको फॉल्स फ्लैग कहा। हिंदुस्तान की तरफ से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की पेशकश कर दी ताकि इस वाक़े के जो बुनियादी मुहर्रिकात हैं उनको समझा जाए और न्यूट्रल और इस वाक़े के ज़िम्मेदार लोगों का तयन करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी पेशकश को यकसर मुस्तरद कर दिया और जो पहले से उनका जंगी जुनून था और जो मुस्लिम हिंदू नफरत थी उसी को प्रमोट करते रहे। हिंदुस्तान ने बाकायदा तरीके से ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ 9 साइट्स हैं, हिंदुस्तान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ पर पाकिस्तानी अफवाज जो है वो मिलिटेंट तैयार करती हैं और जो आके इस तरह के अटैक करती हैं। दुनिया के जितने भी दानिश्वर थे उन्हें ये लगता था और जो तज्ज़िया निगार थे वो ये सोच रहे थे कि हिंदुस्तान कोई इस वाक़े की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और उसके बाद कोई ऐसे ठोस सबूत बनाएगा जिनको बुनियाद बनाते हुए हिंदुस्तान के बकूल जो पाकिस्तान की मिलिटेंसी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको वो निशाना बनाएगा। लेकिन होता इसके बिल्कुल बरक्स है। पहलगाम के वाक़े के ठीक 14 दिन बाद हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर देता है और रात की तारीकी में 6 और 7 मई की जो दरमियानी रात थी उसमें 12:45 पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर स्ट्राइक करता है। मेनली यहाँ पर जो मसाजिद और मदारस यहाँ पर ज़्यादा इन स्ट्राइक से हिट होते हैं और जिन्हें हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तान की सरकार ये कहती है कि मिलिटेंसी के जो मैन अड्डे हैं पाकिस्तान में ये वही हैं। लेकिन होता इसके बिल्कुल यहाँ बरक्स है और यहाँ पर जो शहादतें होती हैं वो मैक्सिमम जो हैं वो छोटे बच्चे हैं और सिविलियन आबादी है। 6 और 7 मई की रात से कबल हिंदुस्तान ने ये कहा कि हम इन मुख्तलिफ जो टेरर साइट्स हैं हम इनको अटैक करेंगे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने इसके जवाब में मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल मीडिया है और जो मुख्तलिफ डेलीगेट्स हैं उनको हिंदुस्तान की बताई गई उन जगहों पे उनका विज़िट करवाया और ये विज़िट अभी जारी ही था और कुछ जगहों का विज़िट हो चुका था और कुछ पे अभी होना था। लेकिन उससे पहले ये स्ट्राइक्स हुई और यहाँ के मसाजिद, मदारस और सिविलियन यहाँ उसकी जद में आए। हिंदुस्तान ने जंगबंदी के बुनियादी फ़लसफ़े की वायलेशन की, बग़ैर किसी वजूद के एक मुल्क की सालमियत को ललकारना, ये तो एक्ट ऑफ वार है। और पहले भी सेंतास माहिदा मुअत्तल करना वो भी एक्ट ऑफ वार में आता है। और ये तमाम तर वायलेशन करने के बाद हिंदुस्तान बाकायदा तरीके से मैदान जंग की तरफ मुकम्मल बढ़ गया था। हिंदुस्तान की तरफ से ये जो अटैक था ये हिंदुस्तान ने अपनी सरहद में रहते हुए ये टारगेट सेट किए और वहाँ से मिसाइल दागे और ये जो टारगेटेड साइट्स थी उन पर उसने ये स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने बाकायदा इसका जवाब दिया और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक हिंदुस्तान का जो राफेल तैयारा था और जो स्काई के जो दीगर तैयारे थे उनको मार गिराया और एक बड़े जो पाकिस्तान में जो हादसा होना था उसको रिटेलिएट करने में पाकिस्तान एक हद तक कामयाब रहा। और जो अगर हम LOC की बात करें तो LOC पर भी बाकायदा तरीके से यहाँ पर पोस्ट टू पोस्ट जो फायरिंग का वो सिलसिला है वो शुरू हो गया। पाकिस्तानी इस जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान यूँ तो जंग छिड़ गई थी। 7 और 8 मई के ये जो दौरानिया था इसमें पाकिस्तानी DGI-SPR ने ये कहा कि अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर भी हिंदुस्तान ही की तरफ से मिसाइल दागे गए और भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी कुछ इलाकों में मिसाइल दागे गए। कि ये मिसाइल उन इलाकों में दागे गए जहाँ पर सिख कम्युनिटी ज़्यादा थी ताकि सिखों और मुसलमानों के दरमियान एक जंग छिड़ जाए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का समा जो हिंदुओं में है वो सिखों तक भी उसको ट्रांसफ़र किया जा सके। और ये मामला यहीं पर नहीं रुका। हिंदुस्तान और बीजेपी की गवर्नमेंट को एक पूरा जंगी जुनून सवार था तो उन्होंने जो 9 और 10 की दरमियानी रात थी उसके करीबन 3 बजे पाकिस्तान के जो 3 एयर बेसेस को ड्रोन अटैक किया। इस अटैक के बाद DGI-SPR ने बाकायदा प्रेस ब्रीफ की और उसके कुछ ही टाइम बाद ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ हुआ और जिसमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के मुताबिक हिंदुस्तान के जो 26 मकामात थे उनको मिसाइल से अटैक किया गया और उनके एक जो S-400 जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम था उधमपुर में उसको भी मुकम्मल तौर पर
पर तबाह किया। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के हमले इतने ताबड़तोड़ थे कि हिंदुस्तान को संभलने का वक्त ही नहीं मिला। अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मीडिया को हटा के देखें तो CNN को अगर हम रिपोर्ट करें तो वो ये बात कहता है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के जो बुनियानुल मरसूस के हमले इतने ताबड़तोड़ थे कि हिंदुस्तान को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। वो हिंदुस्तान जिस पे इतना जंगी जुनून सवार था वो सीज़ फायर डील की बातें करने लगा। इस पूरे वाक़े के दौरान अगर हम देखें तो हिंदुस्तानी मीडिया बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया, क्योंकि पूरे वाक़े के दौरान इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान ने तो कराची समेत इस्लामाबाद तक तो कब्ज़ा कर लिया था। अब बस कुछ इलाके ही रहते थे हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक। इस तरह की जो अनप्रोफेशनल रिपोर्टिंग और अनप्रोफेशनल एथिक्स से पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी मीडिया एक मखमसा बन गया। पाकिस्तान के अटैक के बाद हिंदुस्तान वापस कुछ ड्रोन्स पाकिस्तान का जो रहीम यार खान जो एयरबेस है उसकी तरफ भेजता है, और ये जंग एक डरावने न्यूक्लियर वॉर की तरफ ये बढ़ने लगी और पूरी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें तो बरसगीर के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर दुनिया की 24% आबादी रहती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का हर चौथा इंसान जो है वो बरसगीर के अंदर रह रहा है। और इतनी बड़ी आबादी पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा पूरी एशिया के अंदर और पूरी दुनिया इस ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर की जद में आनी थी। इन तमाम खदशात को देखते हुए अमेरिका सामने आया और दोनों मुल्कों को सीज फायर डील की तरफ ले गया और दोनों मुल्क सीज फायर एग्रीमेंट पर रजामंद हो गए। 10 मई को ही दोनों ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान सीज फायर पर आमादा हो गए और इसका ऐलान सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए ये ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप के बकौल के उसने दोनों मुल्कों से कहा कि आप या तो तिजारत करें या अमेरिका आपके साथ तिजारत करेगा या आप जंग लड़ेंगे। तो दोनों मुल्कों ने जंग को वे ऑफ करके सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया। अगर हम पहलगाम अटैक से लेकर आज तक इस पूरे वाक़े को समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी अपने मज़मूम मकासद में जो पहलगाम अटैक के पीछे उसने हासिल करने थे वो उसमें तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। और पूरी दुनिया में इनका जो मीडिया भी एक्सपोज हो गया, पूरी दुनिया में हिंदुत्व का एक जो एग्रेशन वाला नैरेटिव था वो भी पूरी दुनिया उसको तनकीद का निशाना बना रही है। बीजेपी ने जो नफरत की आग लगाई थी वो खुद उसके घर को खा रही है। जिस विक्रम मिस्री ने जंग बंदी का ऐलान किया, जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं हिंदुस्तान के, उसको इतनी थ्रेट्स और इतनी गालम गलोच का सामना करना पड़ा तो उसने अपना जो ट्विटर अकाउंट है वो उसको बंद करना पड़ा। उनकी जो फौजी जो तर्जमान है सोफिया कुरैशी, उसके घर पर हमला करना, उनके बच्चों को मारना और उसको धमकियां देना। और सबसे हैरानकुन बात है कि हिंदुस्तान का एक शहर है हैदराबाद, वहाँ पर एक बेकरी का नाम कराची बेकरी है। जो आरएसएस के जो बीजेपी के ये हार्डलाइनर्स हैं वहाँ सिर्फ उस मालिक को इस वजह से पीटा कि आपने इस बेकरी का नाम कराची क्यों रखा है। और नफ़रत का बुनियादी एक ही असूल है, नफ़रत सबसे पहले अपने घर को जलाती है और उसके बाद दूसरे घर में दाखिल होती है। अल्लाह ने निगहबान।